हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका केमिस्ट्री की दुनिया में। हम ट्वेल्थ का 10 चैप्टर हेलोजन डेरिवेटिव कर रहे थे। अब तक हमने हेलोजन डेरिवेटिव में हेलो एल्केन और एल्किल हैलाइड जो हेलो एरिन है उसमें हमने अंतर पढ़ लिया था कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद में हमने हेलो एल्केन का वर्गीकरण पढ़ा था, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के जो नामकरण पढ़ा था, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन के जो नामकरण है उसमें हमने सामान्य नामकरण पढ़ा था और आयुपेशी नामकरण कर लिया था। इसके बाद में हम जो है जो हेलो एल्केन है उसमें जो सी एक्स बंद प्रकृति हमने पढ़ी थी, यानी कि नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड इन हेलो एल्केन, उसमें हमने आयनन एंथैल्पी, बंध एंथैल्पी, अबंध एंथैल्पी जो देखे थे। अब हम जो है वो हेलो एल्केन की जो विरचन की विधिया कर रहे हैं, यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एरिन को हम हेलो एल्केन के पूरा पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ। हम जो नया नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि प्रोपेन के संभावित डाइक्लोरो व्युत्पन्न लिखने हैं। उसमें हमने 3 व्युत्पन्न लिख लिए थे और मैंने जो अगला बनने वाला व्युत्पन्न था मैंने आपको अगले वीडियो में पूछने के लिए कमेंट में करने के लिए कहा था। तो हम वो अगला व्युत्पन्न देख लेते हैं कि कौन सा वो व्युत्पन्न है जो कि एक और बनेगा। इसके अलावा हमने 3 बना लिए थे, ये चौथा बनेगा, इसका होगा टू 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 डाई क्लोरो और क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। प्रोपेन के 4 बनेंगे उत्पन्न। ये जो क्वेश्चन है सारे वो आपकी जो बुक है उसके पीछे की साइड जो सारे क्वेश्चन है वहाँ पे दिए हुए हैं। हम सभी क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे जिससे आगे बर्डन ना हो। सभी क्वेश्चन साथ साथ हो जाएंगे, थ्योरी भी साथ साथ हो जाएगी और नोट्स भी साथ साथ तैयार होते रहेंगे। तो सभी बच्चे साथ साथ नोट्स भी तैयार करते रहिए जिससे आपको फ़ायदा होगा। इससे एक एक टॉपिक के सारे नोट्स करवाऊंगी, तो अलग अलग टॉपिक के सारे नोट्स तैयार कर लीजिए। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे जो है वो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी बच्चे शेयर कर दीजिए वीडियो को जिससे और भी बच्चों को फ़ायदा हो। तो हम पढ़ते हैं हेलो एल्केन के विरचन की विधियाँ। विरचन की विधियों में हम पहले पढ़ेंगे एल्केन के द्वारा, फिर एल्किन के द्वारा, एल्कोहल के द्वारा। तो हम पढ़ेंगे, ये मैंने पहले ही नोट कर लिया है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए साथ साथ, जिससे सिलेबस टाइम पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हम एल्केन के द्वारा लिखते हैं। तो एल्केन में क्या होगा कि एल्केन के हेलोजन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर मोनो तथा पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया मुक्त मूलक विधि द्वारा संपन्न होती है, ओके, रेडिकल द्वारा। तो हम देखते हैं कि मुक्त मूलक क्या होता है और जो मोनो हेलो एल्केन कौन से होते हैं और पॉली हेलो एल्केन कौन से होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि यदि किसी कार्बन श्रृंखला पर जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उस पर एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो वो होगा मोनो हेलो एल्केन। लेकिन यदि उसी कार्बन श्रृंखला पर एक से अधिक हेलोजन समूह जुड़े हुए हैं तो वो होगा पॉली येलो हेल्किन। अब मुक्त मूलक विधि क्या होती है, जैसे हमारे पास कोई अणु है, जैसे Cl2 हमने अणु लिया, ये हेलोजन अणु है। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा परमाणु चाहिए, एक ही क्लोरीन चाहिए जिससे कि हम अभिक्रिया करवा सके, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न हो सके, बंध टूट सके, हमें ये करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एल्केन पर क्या करवाते हैं, यहाँ पे हमने इसको हीट दी। हम इसको हेल्पर भी मान सकते हैं कि हमने हेल्पर दिया। हेल्पर में क्या होगा, हीट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, लाइट होगी और प्रोक्साइड होगा। ओके, H2O2 जो भी प्रोक्साइड आप ऊँची समझो वो ले सकते हैं। ओके, प्रोक्साइड होगा। तो जैसे ही इस पर हीट पड़ती है, ओके, तो इसमें क्या होता है कि बंध इक्वल टूटता है। एक बंध जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन के संयोग से बनता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अणु का होता है, एक परमाणु का होता है, और एक इलेक्ट्रॉन जो दूसरे परमाणु का आता है। दोनों परमाणु के एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से जो वो एकल बंध बनता है। ओके, इस एकल बंध में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो इस क्लोरीन पर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पर जाएगा। तो जैसे ही हम इसको हीट देंगे तो दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन बंध टूट जाएगा और इक्वली बॉन्ड टूटेगा। तो हमें जब भी कोई मुक्त मूलक विधि करनी हो तो हम हेल्पर का, यानी कि हीट, प्रकाश वगैरह का यूज करेंगे। इससे इक्वली बॉन्ड टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारे पास 2 जो फ्री रेडिकल मुक्त मूलक हो गए, क्लोरीन और क्लोरीन का। अब हम इस फ्री रेडिकल की अभिक्रिया यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पर करवाएंगे तो वहाँ से हाइड्रोजन जो है वो निकल जाएगा और जो है वो जो हेलोजन समूह उसका योग हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिया जो मेथेन लिया, उस पर क्लोरीन का जो H यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, CH3Cl हुआ। यदि इसकी जगह हम इसको और जो है वो क्लोरीन अणु देते जाएंगे, क्लोरीन परमाणु देते जाएंगे, तो डाई ट्राई टेट्रा
यानी कि CCl4 तक भी जो है वो क्लोरोफॉर्म CiCl3 Cl3 Cl4 तक जो जुड़ते जाएंगे। अधिकतम कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इस पर 4 हेलोजन परमाणु जुड़ सकते हैं, यानी कि जो है वो पॉली हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ओके, कौन सा पॉली हेलो? टेट्रा हेलो एल्केन प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें 4 जो वो हेलोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो हम देखते हैं कि CH4Cl2 है, HNO की उपस्थिति करवाई, CH3 Cl एक हेलोजन परमाणु, 2 हेलोजन और 3 हेलोजन, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 4 हेलोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। अब इससे हमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? इससे हमें ये नहीं पूछेगा कि एल्किन की अभिक्रिया करवाओ, उसको लिखो, नहीं पूछेगा। हमें कोई जो है वो यौगिक दे देगा, कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला दे देगा, और उस पर ऐसे लिखेगा इस पर क्लोरीनिक यानी कि क्लोरीनीकरण करवाने से जो मोनोक्लोरो उत्पाद हैं वो कितने बनेंगे, डाइक्लोरो उत्पाद है वो कितने बनेंगे, ट्राइक्लोरो उत्पाद है वो कितने बनेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक के पीछे की साइड दिए हुए हैं, जो कि साथ साथ में करवाएंगे। ओके, जिससे हमारे पास ये संरचना दी हुई है हमें CH3 CH2 CH CH3 और CH3। जब किसी भी कार्बन श्रृंखला के इसे ब्रैकेट में करके 2 दिया हो, तो इसका मतलब ये होगा कि जो ये कार्बन है इसी पर दोनों है जो है वो मेथिल समूह जुड़े हुए हैं। अब हमें देखने पर ये लग रहा हो कि प्रोपेन समूह है और इस पर 2 जो वो प्रतिस्थापित समूह जुड़े, तो प्रोपेन श्रृंखला होगी। नहीं, ये जो है वो ब्यूटेन श्रृंखला होगी, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी श्रृंखला चूज करनी है। कैसे करनी है? तो हम इसकी संरचना देखते हैं। इसकी संरचना है CH3 CH CH2 CH3। ओके, तो हम क्या देखते हैं? सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला जो है उसको चूज कर लेते हैं। ओके, सबसे बड़ी से बड़ी श्रृंखला हमने चूज कर ली है, ब्यूटेन की श्रृंखला। अब इस पर हमें क्लोरीनीकरण करवाना है और मैक्सिमम कितने उत्पाद बनेंगे वो लिखने हैं। अब हमें उत्पादों का कैसे पता चलेगा कि वो सभी अलग अलग उत्पाद हैं? तो इसके लिए हम IUPAC नामकरण का सहारा लेंगे। IUPAC नामकरण अगर यदि थोड़ा भी डिफरेंट होता है तो वो अलग प्रकार का उत्पाद हो जाएगा। ओके, तो हम इससे बने वाले उत्पाद देखते हैं कौन कौन से। तो पहला हमारा उत्पाद है, हम नॉर्मल क्या करते हैं, जो बाहर वाला कार्बन है उससे क्लोरीन को प्रतिस्थापित करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने जो बाहर वाला कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन निकाला और क्लोरीन जोड़ दिया। याद रखिए कि कार्बन की सभी संयोजकताएं जो वो परिपूर्ण करनी है, जितने हाइड्रोजन लगे, जितने प्रतिस्थापित समूह लगे, लेकिन हमें जो उसकी 4 संयोजकताएं पूरी करनी है। इसमें 3 और 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4 कंप्लीट है, 1 2 3 4 कंप्लीट है, 2 और 2 कंप्लीट है, 2 और 1 एंड 1 कंप्लीट हो गई। 4 संयोजकताएं कंप्लीट है। अब हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी जो लंबी श्रृंखला उसका चयन करेंगे। तो 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर भी मेथिल समूह, इधर भी मेथिल समूह। तो हम क्या करेंगे? 1 क्लोरो, क्योंकि जो प्रतिस्थापित समूह जुड़ा उसको सबसे पहले नंबर देना है। तो 1 क्लोरो, 1 2 3, 3 पर क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, तो 3 मेथिल और क्या होगा? ब्यूटेन होगा। अब हम अगला उत्पाद बनाते हैं। तो अगले उत्पाद में हम क्या करते हैं? फर्स्ट नंबर कार्बन को दे दिया, सेकेंड नंबर कार्बन को देकर देखते हैं। ओके, तो हमने सेकेंड नंबर कार्बन को दिया क्लोरीन। तो क्या होगा? वही मेथिल समूह है, सबसे लंबी श्रृंखला लेनी है, जो प्रतिस्थापित समूह उसको कम से कम नंबर देना है। इधर से 1 2 3 होगा, इधर से 1 2 3 होगा, इधर से 1 2 होगा। तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो 3 मेथिल, 3 पर क्या है? मेथिल समूह जुड़ा हुआ है, 3 मेथिल, 4 की संरचना तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन हो जाएगा। अब अगली संरचना देखते हैं। अगली संरचना में क्या है? अब हमको जो है थर्ड नंबर कार्बन पर देना है, 1 2 3 4। तो थर्ड नंबर पर कार्बन पर हमने प्रतिस्थापित समूह दे दिया। तो क्या होगा? 2 क्लोरो, इधर से देंगे, इधर से नहीं देंगे क्योंकि प्रतिस्थापित समूह को कम से कम नंबर देना है। इधर से 3 आ जाएगा। तो क्या होगा? 2 क्लोरो, 2 पर ही क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल जुड़ा हुआ है, मेथिल क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। अब हम या तो इस पर क्लोरीन जोड़ सकते हैं, अगले वाले में इस पर जोड़ सकते हैं, इस पर भी जोड़ेंगे तो भी वही होगा, इस पर जोड़ेंगे तो भी वही होगा। तो हमने इस साइड वाले पर जोड़ दिया। ओके, इस साइड वाले पर जोड़ दिया है क्लोरीन, और यहाँ पे हो गया मेथिल। क्या होगा? 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। ओके, 1 क्लोरो 2 मेथिल ब्यूटेन। अब हमें ये लग रहा हो कि पहले वाले जैसी ही श्रृंखला सेम है, इधर वाले जैसी नहीं है, क्योंकि यदि इधर हमने क्लोरीन जोड़ा, इधर यदि हम क्लोरीन जोड़ेंगे तो क्लोरीन 1 2 1 2 3, 3 पर मेथिल आएगा और इधर से 2 पर मेथिल आ रहा है, तो वो क्या होगा? 1 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है, जो हमें संरचना दी हुई थी हाइड्रोकार्बन, उससे 4 प्रकार के यौगिक बनते हैं।
इससे जो है वो क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है और हमें इसी तरह से लिखना है, आयुपेश नामकरण लिखना है, संरचना बनानी है। ये बॉक्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, ओके, डायरेक्ट मेंशन कर देना चलेगा, उससे भी चल जाएगा। अब हम जो अगला देखते हैं वो देखते हैं कि हेलो एल्केन की विरचन की विधियाँ एल्किन से। एल्किन से देखते, एल्केन से पढ़ लिया, एल्किन से देखेंगे। तो एल्किन की जो वो हेलोजन से अमल से अभिक्रिया करवाने पर, उसमें हमने हेलोजन से अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करवाई थी, ओके। अब इसमें हम किस में करवाएंगे देखते हैं। तो हमें क्या लेना है, हेलोजन अम्ल लेना है। हेलोजन अम्ल कौन सा होगा, हाइड्रोजन के साथ में यदि कोई हेलोजन समूह जुड़ा, जैसे हाइड्रोजन के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्लोरो, हाइड्रोब्रोमो, हाइड्रो, ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो क्या हेलोजन व्युत्पन्न, हेलोजन अम्ल लेना है, उसकी अभिक्रिया करवाने पर हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होगा। यदि एल्किन असमित है तो हेलोजन मार्कोनिकोफ नियम द्वारा होगा, और असमित है तो नॉर्मल हो जाएगा, असमित है तो मार्कोनिकोफ नियम या प्रोक्साइड प्रभाव लगेगा। अब मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है, समित एल्किन कौन सी होती है, असमित एल्किन कौन सी होती है, चलो देखते हैं। तो हम क्या देखते हैं, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कंप्लीट कोर्स होगा 12th का, जितना भी कंप्लीट कोर्स है, इसके साथ साथ में मैथ की जो क्लास है वो अवकलन की वो भी चल रही है, तो वो भी बच्चे देख लें। उसमें भी एक एक क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीके से करवाया, एक एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट वे से, ओके। सारे ट्रिक्स बताए हैं अवकलन की, जो मतलब बेसिक है वो भी समझाया गया। तो हम टॉपिक पर आते हैं। तो हमें क्या लेना है, पहले सम्मित एल्किन लेनी है। सम्मित एल्किन का मतलब क्या होगा, जैसे डबल बॉन्ड है, यदि हम इसको बीच में से काट भी दें, यानी कि बीच में से काट भी दे, तो जैसी संरचना इस साइड है वैसी ही संरचना इस साइड भी होगी। यानी कि यहाँ से काट के यदि पलट दे इसके ऊपर तो सेम संरचना दिखाई देने की, यानी कि दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, ओके। तो CH3 तो ये होगी सम्मित एल्किन। यदि हम इस साइड से भी हेलोजन समूह जोड़ रहे हैं, इस साइड से भी हेलोजन समूह जोड़ रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं होगा, कहीं से भी जोड़ दो चाहे। पर असम्मित एल्किन में फ़र्क पड़ता है कि हमें इस वाले जो है वो हाइड्रोजन पर जोड़ना है या इस वाले हाइड्रोजन पर जोड़ना है, क्योंकि इधर अलग है और इधर अलग है। इसमें जो है हम जो आई इफेक्ट वगैरह भी देखते हैं, आई इफेक्ट, आर इफेक्ट, एच इफेक्ट भी देखते हैं, पर हम यहाँ पे हम इसको मार्कोनिकोफ और प्रोक्साइड प्रभाव द्वारा करेंगे, ओके। तो अब ये क्या हो गया, असमित एल्किन, यानी कि यदि हम इसको बीच में से काटते हैं तो अलग अलग पार्ट दिखाई देते हैं, सेम नहीं दिखाई देते हैं, तो वो होगा असमित एल्किन। अब हम देखते हैं कि मार्कोनिकोफ नियम कौन सा होता है और प्रोक्साइड प्रभाव कौन सा होता है, ओके। देखते हैं मार्कोनिकोफ का नियम, ये इम्पोर्टेंट है। मार्कोनिकोफ का नियम, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो आपको वैसे भी याद रखना है, ऐसे नहीं है कि एल्किन में ही काम आएगा, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मार्कोनिकोफ का नियम और प्रोक्साइड जो इफेक्ट है उसमें डिफरेंट क्या है, इसको प्रति मार्कोनिकोफ का नियम भी बोल देते हैं, ओके। प्रोक्साइड प्रभाव को और प्रोक्साइड प्रभाव भी बोल देते हैं, क्योंकि जो मार्कोनिकोफ नियम है उसके विपरीत है, एकदम से पूरा उल्टा, तो उसको हम प्रति मार्कोनिकोफ का नियम भी बोल देते हैं। तो क्या होगा, मार्कोनिकोफ का नियम। तो क्या रूल है मार्कोनिकोफ का, मार्कोनिकोफ साहब ने क्या बोला था कि यदि कोई, क्या बोला था मार्कोनिकोफ साहब ने, कि यदि कोई किसी असमित एल्किन पर ध्रुवीय अणु का योग होता है, ध्रुवीय अणु कौन सा होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों पोलर बनते हैं, तो पोलराइजेशन के द्वारा दोनों डिफरेंट हो जाते हैं। तो जैसे ही कोई हम अब हमें यहाँ पे जो है वो हेलोजन अणु नहीं लेना, क्योंकि उसमें पोलर उत्पन्न नहीं होगा, वहाँ पे रेडिकल बनेंगे। लेकिन हमें यहाँ पे पोलर जो है वो विद्युतधनी भाग और विद्युतऋणी भाग करने हैं, तो हमें पोलर बनाने के लिए यहाँ पे हमें क्या लेना है, हेलोजन अम्ल लेना है, ओके। तो क्या है, किसी असमित एल्किन पर किसी असमित एल्किन पर, साथ साथ में नोट्स भी तैयार करते रहिए, ओके। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, साथ नहीं तैयार हो रहे हैं साथ में समझ लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा सभी बच्चे। ध्रुवीय अणु का योग, ध्रुवीय अणु कौन सा है, जो हमने बनाया है, किससे, हेलोजन अम्ल से बनाया है। ध्रुवीय अणु का योग करवाने से
उसका विद्युत धनी भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो? ये कोई लिख के थोड़ी ना दे दे कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक है उस साइड जोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं। इसके पीछे एक रीजन है कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है उस साइड ही हम इसको क्यों जोड़ेंगे। तब तो फिर यदि ऐसे डायरेक्ट हो जाता तो एंटी मार्कोनिकोव में हाइड्रोजन की संख्या कम है उस साइड जोड़ देते, फिर तो नियम की जरूरत ही नहीं थी ना। अपने हिसाब से कर लेंगे जिस साइड हमें, यदि ये होगा कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा उस साइड जोड़ देंगे, यदि नहीं मन में है तो हाइड्रोजन की संख्या कम है उस साइड जोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ के पीछे एक रीजन होता है। ये बस डेफिनेशन समझाने के लिए ओके, कि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक है वो होता है मार्कोनिकोव का नियम, और कम है तो क्या हो जाएगा, प्रति मार्कोनिकोव का नियम। यानी कि जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है उस पर वो जो है वो कार्बन परमाणु है उस पर जो है वो जुड़ता है। अब क्यों जुड़ता है, कैसे जुड़ता है वो देखते हैं। एक बार वीडियो के साथ समझ लेंगे तो दोबारा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी ओके, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा एकदम से बढ़िया तरीके से। यहाँ पे CS2 डाल दिया और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोरीन जो है वो अम्ल है ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है। अब क्या होता है इस अभिक्रिया में, हमने हेलोजन अम्ल ले लिया ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड हेलोजन अम्ल ले लिया, इसमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। कैसे पता चलेगा पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज़्यादा है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा है, लेकिन क्लोरीन को यहाँ पर पावरफुल है तो लालच ज़्यादा होता है, क्योंकि पावरफुल आदमियों में लालच ज़्यादा होता है तभी वो जो है वो पावरफुल बनते हैं ओके, तभी वो धनी होते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये विद्युत धनी है और ये विद्युत ऋणी है ओके। तो इसके पास पावर ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो छीन लेगा, मांगेगा नहीं, छीन लेगा, क्योंकि इसके पास पावर ज़्यादा है। जो जिसके पास पावर ज़्यादा होता है वो गरीबों से छीन लेता है ओके, इसलिए छीन लिया, इस पर नेगेटिव आ गया। अब हमारे पास क्या है, इस साइड भी जो है वही चक्कर है ओके, किसको छीनना है किसको देना है वो देखते हैं हम। तो हमारे पास क्या हुआ कि इस साइड CS2 और इस साइड CH है। अब हमें नेगेटिव लगाना है पॉजिटिव लगाना है ये डिसाइड करेंगे। तो वही बात है, क्योंकि नेगेटिव वाले को जोड़ना है, किस साइड जोड़ना है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है ओके। विद्युत धनी भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, यानी कि H जो है वो तो हाइड्रोजन पर जुड़ेगा और क्लोरीन जो है वो इस पर जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस साइड जो है इसको इलेक्ट्रॉन दिया, मैंने इस साइड ही इलेक्ट्रॉन क्यों दिया, इसका रीजन है, क्या रीजन है देखो, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। वो क्या होते हैं कि जो मेथिल समूह होता है ना वो हमेशा दाता समूह होता है। दाता समूह क्यों होता है, क्योंकि ये जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है तो इसका प्रभाव जो है वो दूसरे कार्बन पर थोपता रहता है, यानी कि मेरे इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन का जो गमन है वो इस साइड होता रहता है अगले वाले परमाणु की ओर ओके, अगले वाले परमाणु की ओर होता है। जैसे मैंने इसको अलग से समझा, जैसे मेरे पास CS3 है, CH है और CS2 है। एक बार मैं इसको नेगेटिव देके देखती हूँ ओके, इसको नेगेटिव दे दिया मैंने। अब ये जो है वो क्या है, प्लस आई वाला ग्रुप है, यानी कि दाता, ये इस साइड देता रहेगा और ये इस साइड से देता रहेगा, यानी कि पहले से माइनस है, दोनों ओर जो है वो देने वाले समूह आ गए हैं, तो माइनस है देने वाले समूह आ गए, तो ये क्या करेगा, ये भाई साहब के पास इतना ज़्यादा हो गया कि सहन नहीं हो रहा, यानी कि ये जो स्टेप वो बनेगी ही नहीं, अस्थायी हो जाएगी।
यानी कि ये जो अभिक्रिया है वो बनेगी ही नहीं, अस्थायी हो जाएगी, क्योंकि माइनस 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 तो ये इधर देना ही नहीं चाहिए, अपना बंध तोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई जो यौगिक है वो अभिक्रिया अपने स्थायित्व के लिए करता है, ना कि अस्थायित्व के लिए। तो यदि ये ऐसा काम करेगा तो ये अस्थायी होगा, यानी कि ये जो है वो अभिक्रिया में संकट आएगा ही नहीं। तो आएगा नहीं कि तो इस प्रकार का उत्पाद बनेगा भी नहीं, यानी कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ के यहाँ पे क्लोरीन नहीं जुड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर डेल माइनस आ गया। अब सभी बच्चे बोलेंगे कि तो फिर तो मैम इधर से फिर डायरेक्ट दो देने वाले मेथिल समूह हैं। देने वाले मेथिल समूह जरूर हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि प्लस आई जो माइनस आई इफेक्ट है वो दूरी के साथ घटते जाते हैं, दूरी के साथ घटते जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो है वो कार्बन इससे बहुत दूर हो गया, यानी कि यहाँ तक आते आते इसका इफेक्ट जो है वो नॉर्मल 0 हो जाएगा, और इस पर जो है वो केवल एक ही कार्बन का जो है वो आई इफेक्ट लगेगा। तो यहाँ पर ये जो है वो अस्थायी नहीं होगा, स्थायी बनेगा। तो हम क्या करते हैं, CH2 का जो H है वो इसको दे देते हैं नेगेटिव वाले को, और नेगेटिव वाले का किसको दे देते हैं, पॉजिटिव वाले को दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेल पॉजिटिव बनेगा। बंद के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर आ गए, ओके, इस पर आ गए, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव। तो उत्पाद में जो वो क्या बनेगा, तो उत्पाद बनेगा CH3 CH Cl और CH3। मार्गोनिकोफ का नियम ये है। इसके पीछे का रीजन मैंने बता दिया है। एग्जाम में आपको क्या लिखना है कि जिस हाइड्रोजन परमाणु पर जिस कार्बन परमाणु पर अधिक हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं उस साइड आपको हाइड्रोजन दे देना है, और जिस कार्बन परमाणु पर कम हाइड्रोजन जुड़े हैं उस साइड आपको क्लोरीन दे देना है। ये केवल समझने के लिए है कि आपके समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब तक आपके मन में क्वेरीज नहीं होंगी कि क्यों हो रहा है तब तक केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। जिस दिन क्वेरीज उत्पन्न होने लग जाएंगी ना कि क्यों हो रहा है, तो केमिस्ट्री आसानी से समझ में आ जाएगी और याद भी होने लगेगी। जो आपके नाम से अभिक्रिया आती है ना वो सारी की सारी बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारी अभिक्रिया ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छपने लगेंगी, ओके। तो अब अगला इफेक्ट देखते हैं हम, प्रोक्साइड प्रभाव। प्रोक्साइड प्रभाव या फिर एंटी मार्कोनिकोफ का नियम भी बोलते हैं उसको, ओके। प्रोक्साइड प्रभाव, प्रोक्साइड प्रभाव क्या होगा कि असमित एल्कीन पर असमित एल्कीन पर एग्जाम में लिखने का तरीका सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं कि एल्कीन पर जो है वो हमने जो है वो हेलोजन हमने ले लिया और वो जोड़ दिया, नहीं, हमें पूरा लिखना है। एग्जामिनर जो है वो इन जो वर्ड होते हैं ना हमारे, उन्हीं के जो है वो नंबर देता है कि हमने वर्ड कैसा लिखा है। क्योंकि जो है ना 12th का रिटन एग्जाम होता है, ओमार बेस्ड तो होता नहीं है कि आंसर लगा दिया लिख दिया। रिटन बेस्ड एग्जाम होता है, तो हमारे रिटन बेस्ड एग्जाम हमें आगे के लिए सफल बनाने के लिए होता है। वो क्या होगा कि असमित एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड का योग। अब हमने हाइड्रोजन ब्रोमाइड क्यों लिया, क्योंकि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ना उस तक जाते जाते बंध कमज़ोर होने लग जाते हैं, जो कि हम इस पर यदि थोड़ा बहुत भी प्रकाश वगैरह डालेंगे, प्रोक्साइड डालेंगे तो ये बंध टूट जाएगा। प्रोक्साइड डालेंगे तो ये बंध टूट जाएगा और जो है वो प्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लेगा। लेकिन यदि हम HCl डाल लेंगे ना तो HCl जो वो प्रोक्साइड में घुलता नहीं है आसानी से। तो मैंने क्या बोला था कि जो प्रोक्साइड है उसमें HCl जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव उसमें इतना तनाव होता है ना कि वो बंद थोड़ी सी भी हीट या कुछ भी मिलने पर वो टूट जाता है, यानी कि वो Cl सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन ये जो है वो आकार बढ़ गया तो इनका बंध थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, जिससे प्रोक्साइड में अपने आप को घोलने लगता है, यानी कि प्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और रेडिकल दे देता है। और रेडिकल देने पर अभिक्रिया का जो सारा मेथड है, सारा वेव जो है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे यदि रेडिकल होता तो सारा मेथड है जो सारा वेव वो चेंज हो जाता, ओके। तो हम क्या लिखते हैं कि असमित एल्कीन पर HBr का योग प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर। अब प्रोक्साइड कौन सा होता है, प्रोक्साइड H2O2 होता है, ओके। H2O2 ले लिया, कोई भी प्रोक्साइड ले लो जिसमें OH समूह आ रहा है वो प्रोक्साइड होता है, ओके। प्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाने पर
थोड़ा सा डिफरेंट सोचोगे तो अपने आप समझ में आने लग जाएगा। उपस्थिति में करवाने पर मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत, मार्कोनिकोफ नियम के विपरीत मतलब कि जो है उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा थे उस पर जो है वो हाइड्रोजन का योग हो रहा था, और इसमें उल्टा होगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी उस पर हाइड्रोजन का योग होगा, के विपरीत उत्पाद प्राप्त होता है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है ना कि हाइड्रोजन मार्कोनिकोफ कौन सा है, प्रति मार्कोनिकोफ कौन सा है। तो सीधा सा फंडा है कि मार्कोनिकोफ पहले आया था तो उसमें ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, प्रति मार्कोनिकोफ को देख के बनाया गया, यानी कि उसको कम मिलेगा, यानी कि कम हाइड्रोजन होंगे। कम हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन जोड़ देना और उस पर ज़्यादा हाइड्रोजन पर हाइड्रोजन जोड़ देना, उत्पाद प्राप्त होता है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोक्साइड प्रभाव, इज कॉल्ड प्रोक्साइड इफेक्ट। ओके, इसे प्रोक्साइड, इसके कई नाम है वैसे तो, इसको प्रोक्साइड प्रभाव भी कह देते हैं, खरास इफेक्ट भी कह देते हैं। ओके, प्रोक्साइड, खरास, प्रति मार्कोनिकोफ भी बोल देते हैं। ओके, किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में। खरास प्रभाव कौन सा होता है, प्रोक्साइड प्रभाव कौन सा होता है, सॉरी, और जो है वो एंटी मार्कोनिकोफ नियम कौन सा होता है। तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट देखते हैं CH3, कोई जो वो असमित एल्कीन ले ली, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे दे दिया HBr, उपस्थिति करवा दी HOOH यानी कि H2O2 की। ओके, H2O2 की हो गई उपस्थिति, H2O2 की उपस्थिति हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, H2O2 की उत्प्रेरक दे दिया हमने H2O2। तो क्या बनेगा, इस बार जो हाइड्रोजन है वो कौन से पे जुड़ेगा, जिस पर कम हाइड्रोजन, और ब्रोमीन उस पर जुड़ेगा जिस पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 Br। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो रीजन भी बता देते हैं कि रीजन क्या है इसके पीछे। इसका रीजन ये है कि हमारे पास है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसके पास है लोन पेयर, और लोन पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। जब नेगेटिव नेगेटिव पास में आएंगे तो रिपल्सन होगा। अब इनको दिख रहा है साइड में पड़ा हुआ HBr। ओके, HBr साइड में पड़ा हुआ दिख रहा है, ऑक्सीजन की नज़र भी इस साइड है और इस ऑक्सीजन की नज़र भी इस साइड है, और दोनों ने जो लालच के चक्कर में क्या कर लिया, बॉन्ड लिया तोड़ने के लिए। वैसे इनको लालच की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी हीट वगैरह की किसी की भी ज़रूरत होगी, कुछ भी दे दो इनको तो तोड़ देंगे, क्योंकि HBr का जो बॉन्ड है वो कमज़ोर है, दोनों में बहुत बड़ा आकार हो गया है, नीचे तक जाते जाते बंध जो है वो कमज़ोर हो गया है। बंध लंबाई ज़्यादा होगी तो बंध कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया था ना आबंध एंथैल्पी की कम ज़रूरत होगी, क्योंकि बंध तोड़ने के लिए कम आबंध एंथैल्पी की ज़रूरत होगी, आकार बड़ा हो जाएगा तो वो आबंध लंबाई बढ़ जाएगी। अब क्या, तोड़ लिया। अब H2O2 को इसको बोल रहा है भैया मेरे को तो यहाँ से पानी लेकर जाना है, प्यास लगी है, तो इसने यहाँ से निकाल लिया पानी। ओके, इसने निकाल लिया पानी, तो पानी निकल गया यहाँ से, तो क्या बन गया, H2O2, सॉरी H2O बन गया, प्लस HOBr बन गया। HOBr बन गया। अब हम क्या करते हैं कि इसको संतुलित करते हैं, संतुलित करके हमें यहाँ से क्या निकालना है, Br, जो ओनली Br रेडिकल है वो निकालना है। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ओके 2 हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो यहाँ पे अभी भी जो है वो Br के साथ में एक हाइड्रोजन जो वो बचा हुआ है, एक हाइड्रोजन बचा हुआ और एक Br भी साइड बचा हुआ है। ओके, अब क्या करेगा, यहाँ से जो वो फिर से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, Br2 के साथ में एक रेडिकल बचा हुआ है, यानी कि जो ये Br है वो बचा हुआ है, ये जो है वो रेडिकल के रूप में टूट जाएगा और रेडिकल के रूप में अभिक्रिया होगी, और रेडिकल के रूप में अभिक्रिया होते ही जो सारा मेथड है, सारा गेम है वो पलट जाएगा,
ओके। उसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव से जो रेडिकल आते ही यहाँ पे जो इफेक्ट है उनकी जो प्रक्रिया बदल जाएगी, किस साइड इफेक्ट लगेगा किस साइड इफेक्ट नहीं लगेगा, वो सारी की सारी प्रक्रिया जो चेंज हो जाएगी। यानी कि ये जो अभिक्रिया हो रही है वो मुक्त मूलक विधि से हो रही है। प्रोसाइड जो है वो मुक्त मूलक बना देता है, और जैसे ही मुक्त मूलक बनता है तो ऐसा हो जाता है, और उस अभिक्रिया में जो है वो विद्युत ऋणी विद्युत धनी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट बन रही। तो उसकी वजह से जो है वो जो मैक्सिमम जहाँ पे हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यहाँ पे जो मिनिमम हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो अब हमने जो है वो एल्किन से कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं एल्कोहल से, यानी कि हम एल्कोहल से कैसे अभिक्रिया बनाएंगे। ओके, एल्कोहल से हमें हेलो एल्किन बनाना है। तो अगला हम कौन सा देखते हैं, एल्कोहल से। हमने दो बना लिए, एल्किन और एल्किन से। हम थर्ड देखते हैं एल्कोहल से अभिक्रिया बनाना। ओके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अभिक्रिया होंगी उतनी करवाएंगे, फिर अगले वाले वीडियो में और कराएंगे। फिर उसके बाद में उसके भौतिक जो और भौतिक गुण और जो रासायनिक गुण हैं वो होंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम लग जाएगा थोड़ा। एल्कोहल से, ओके, एल्कोहल से बनाना देखेंगे हम कि एल्कोहल से हम इसको कैसे बनाते हैं। एल्कोहल से बनाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एल्कोहल जो है वो कौन सा समूह होता है। तो एल्कोहल समूह होता है जैसे कोई हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उस पर जुड़ा हुआ जो OH समूह होता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ होता है, वो होता है एल्कोहल समूह। याद रखना कि एल्कोहल की अभिक्रिया जब भी होगी वहाँ से पानी ही निकलेगा, क्योंकि इसको जो एक हाइड्रोजन मिलेगा और एक हाइड्रोजन मिलते ही यहाँ से निकाल लेगा पानी। तो हम क्या करते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया हम पहले करवाते हैं हेलोजन अम्ल के साथ में। इसमें जो दो तीन अभिक्रिया हैं, नाम से भी अभिक्रिया हैं। ओके, तो हम पहले जो है इसकी एल्कोहल की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, हेलोजन अम्ल से करवा देते हैं। तो फर्स्ट इसमें होगा एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ। इसके बाद में अमीन के साथ होगा। ओके, एल्कोहल के बनेगा, फिर अमीन से बनाएंगे, तो बहुत थोड़ा लंबा ही टॉपिक है, कोई नहीं, फिर करवाएंगे, कंप्लीट ही करवाएंगे। इसमें ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि एल्कोहल के साथ करवाएंगे तो क्या होगा क्या होगा, बस डायरेक्ट लिखते हैं कि, चलो लिख ही देते हैं क्या है। तो हम क्या लिख देते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया। ओके, मैं एल्कोहल को ऐसे ही लिखूंगी डायरेक्ट, एल्कोहल की अभिक्रिया हेलोजन अम्ल के साथ करवाने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है और पानी निकलता है। ओके, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है तथा अभिक्रिया में जो निर्मित जल होगा, क्या होगा कि अभिक्रिया में निर्मित जल हम किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये जो है हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओके, सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा सल्फ्यूरिक अम्ल लेंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, या फिर जो है वो निर्जल ZnCl2 ले लेंगे। ओके, जिंक क्लोराइड। निर्मित जल को अवशोषित करने के लिए, निर्मित जल को अवशोषित करने के लिए निर्मित जल को अवशोषित करने के लिए जिंक डाइक्लोराइड, या फिर जो है वो क्या करेंगे, H2SO4, और वो भी हमें कौन सा लेना है, सांद्र लेना है। सांद्र ही लेना, तनु नहीं लेना है, क्योंकि यदि तनु लेंगे तो उसमें पहले से ही जल की मात्रा उपस्थित होगी तो वो क्या जल को सोखेगा। तो हमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना है।
इसमें एक और बात है कि हमें ZnCl2 कब लेना है और सल्फ्यूरिक अम्ल कब लेना है। तो जैसे ही हम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, ZnCl2 लेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लेंगे, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक अम्ल और जो HCl है वो दोनों ही जो वो स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। ओके, स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं, उनके बीच में डायरेक्ट अभिक्रिया हो जाती है और जो है वो अभिक्रिया जो पहले वाली अभिक्रिया जो हम संपन्न करवाना चाह रहे हैं वो संपन्न नहीं होती है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कोई हेलोजन समूह के साथ में जो कार्बन श्रृंखला ले ली, ओके, हेलोजन कार्बन श्रृंखला के साथ में ले लिया, यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोजन क्लोराइड। मैंने बोला कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड हो तो हमें क्या लेना है, निर्जल ZnCl2 ले लेना। ओके, निर्जल ही होगा तभी तो जल को सोखेगा ना। निर्जल ZnCl2 ले लेना है और इसकी जो अभिक्रिया है हम यहाँ से इसका निकाल देते हैं पानी। पानी तो हम मैक्सिमम अभिक्रियाओं में निकालेंगे, पानी की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। ओके, निर्जल ZnCl2 लिया तो यहाँ पे क्या होगा, पानी निकलते ही क्या बन जाएगा, डायरेक्ट एल्किल हैलाइड। यहाँ से पानी निकला डायरेक्ट बन गया। अब हम जैसे यहाँ पे हमने HCl लिया है तो हम ROH के साथ में यदि हम HBr ले लें या HI ले लें, ओके, डायरेक्ट यहीं पे लिख देती हूँ, और हमने ले लिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र ले लिया हमने सल्फ्यूरिक अम्ल, तो क्या होगा, OH के साथ में यहाँ से निकल जाएगा, ये दोनों भाग गए और बना लिया यहाँ पे पानी। तभी तो पानी ही पानी है ना पृथ्वी पर। अब क्या होगा, RBr या फिर R यानी कि एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल आयोडाइड होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब अगली है अभिक्रिया करवाते हैं हम फास्फोरस जो हेलाइड है, ओके, फास्फोरस हेलाइड के साथ में अभिक्रिया करवाने पर सभी बच्चे साथ साथ नोट्स तैयार करते जाइए। मैं पहले भी नोट्स तैयार कर सकती हूँ और उससे भी पढ़ा सकती हूँ, लेकिन क्या है कि ऐसे पढ़ाएंगे तो ऐसे लगा कि क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं, और इस कोरोना के टाइम में हमें क्लासरूम की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता भी। नोट्स भी तैयार होने चाहिए, ऐसे नहीं कि एक कॉन्सेप्ट करवा दिया ठीक है, हम डायरेक्ट भी अभिक्रिया करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को फिर अच्छी तरह से समझ में नहीं आता। एक बार समझ आ जाएगा लेकिन बाद में कहाँ से पढ़े, क्योंकि पढ़ना तो हमें पूरे 12 मंथ तक है। ओके, तो पूरे साल पढ़ना है, तो इसके लिए हमारे पास अपने खुद के हैंड नोट्स होंगे तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और यदि खुद के नोट्स तैयार किए हुए ना तो पढ़ने का मज़ा ही अलग होता है। तो फास्फोर हेलाइड से अभिक्रिया करवाना है तो क्या करेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया, डायरेक्ट लिख देती हूँ एल्कोहल। ओके, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर लीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़। हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस ले रहे होंगे, फॉस्फोरस ले रहे हैं, इससे जो निकलेंगे वो फॉस्फोरिक अम्ल निकलेंगे, वो भी हमें लिखना है कि कौन कौन से अम्ल जो है वो बाहर निकलते। अभिक्रिया की जो थ्योरी होती है उसमें हमने जो क्या काम में लिया है, क्या रिएजेंट लिया है, और जो क्या निकल रहा है बाहर, ओके, वो भी लिखना है। तो हम क्या करेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया क्या कराएंगे, फास्फोरिक अम्ल कौन से लेने हैं हमें, एल्कोहल की, सॉरी अभिक्रिया PCl3 और PCl5, PCl3 PCl5 के साथ सीधी अभिक्रिया हो जाती है, जबकि इसके साथ में करवाएंगे, क्यों करवाएंगे, जो
जो इसके साथ में PCl3 और PCl5 के साथ में तो अभिक्रिया हो जाती है, लेकिन जो फास्फोरस ब्रोमाइड है और फास्फोरस जो आयोडाइड है उनकी अभिक्रिया इसमें नहीं होती है। ओके, तो इसकी अभिक्रिया इसमें हो जाती है और इसकी इसमें नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, फास्फोरस यदि हमें ब्रोमाइड बनाना और आयोडाइड बनाना है तो हम जो लाल फास्फोरस होता है, जो उस लाल फास्फोरस को हेलोजन में मिला करके, ओके, यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट PCl3 PCl5 ले लिया है, तो जो PBr है वो P और जो जो फास्फोरस ब्रोमीन और फास्फोर आयोडाइड है वो अम्ल उपस्थित नहीं होते हैं नॉर्मली। ओके, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो लाल फास्फोरस है उसकी उपस्थिति में यदि हम ब्रोमीन को ले लें और आयोडीन अणु को और ब्रोमीन अणु को ले लें और बाद में विक्रिया करा दें, तो हम जो है वो एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट जो है वो फास्फोरस ब्रोमाइड और फास्फोरस आयोडाइड जो प्रकृति में उपस्थित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, इसके लिए जो हमने पहले जो D और P ब्लॉक वाले जो हमने जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि क्यों नहीं बनते हैं ये प्रकृति में। तो हम क्या करते हैं, PCl3 PCl5 से करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, करवाने पर फॉस्फोरिक एवं फॉस्फोनिल फॉस्फोरिक एवं फॉस्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। अब ये बात भी लिखनी है कि जो ब्रोमाइड है यानी कि PBr3 और PI3 को एल्कोहल के साथ लाल फास्फोरस क्योंकि ये बनते ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि इसको बनाने के लिए लाल फास्फोरस व हेलोजन के मिश्रण से ही इनको बनाया जा सकता है। बनाया जाता है। अब हम क्या करते हैं, हमने ROH ले लिया। ओके, इसके पास लोन पेयर उपस्थित है। अब क्या होता है कि हमारे पास ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। हम पहले इसको संतुलित करके भी लिखेंगे। ओके, और हमारे पास दिया हुआ है PCl पहले मैं इसकी जो है वो आपको नॉर्मल जो रिएक्शन है वो करवा देती हूँ, पूरी संपूर्ण अभिक्रिया कैसे होती है कि अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम जो हमें एग्जाम में क्या लिखना है और कैसे याद रखना है वो हम अलग तरीके से करेंगे। पर ये अभिक्रिया कैसे हुई, क्योंकि मैंने बोला था कि जब तक क्वेरी नहीं होगी कुछ भी केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। और यदि क्वेरी उत्पन्न होने लगी ना कि ये अभिक्रिया क्यों होती है, क्यों पानी निकल जाता है, क्यों क्लोरीन जुड़ जाता है, तो अच्छी तरीके से एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। ओके, तो अब लोन पेयर भैया ने जा करके क्या करना है, लोन पेयर भैया ने जा करके हमें तो फास्फोरस पसंद आ गया, जुड़ना है। यहाँ पर तेरे को देता हूँ फास्फोरस मेरे इलेक्ट्रॉन। अब क्या बोलेगा फास्फोरस, भैया ज़्यादा हो रहे हैं, चलो क्लोरीन को भगा देते हैं। इतना अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है तो क्लोरीन को लेकर क्या करूँगा, वैसे भी विद्युत ऋणता ज़्यादा है इसकी, किच किच करके सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ही रखता है। तो क्या किया, यहाँ पे जो है वो ऑक्सीजन ने जो है किसको, फास्फोरस को जोड़ लिया, साथ में फास्फोरस को जोड़ लिया और इसके पास 2 क्लोरीन पहले से पड़े हैं। अब क्या होगा, जैसे ही फास्फोरस को जोड़ा और एक जो क्लोरीन भैया है वो बाहर घूम रहे हैं माइनस के साथ में, माइनस के साथ में क्लोरीन भैया बाहर घूम रहे हैं और ये जो है वो प्लस के साथ में यहाँ पे बैठे हैं। अब ऑक्सीजन बोल रहा है कि मेरी तो इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि मैं 3 बॉन्ड बना सकूं, 2 ही बॉन्ड है, मेरे को नहीं पता था मेरे पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा वरना मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं देता। तो हाइड्रोजन से भी ज़्यादा गया गुजरा है, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ रख लिए और मेरे को पॉजिटिव दे दिया।
अब ये बोल रहा है मैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं दूंगा, तेरे को पकड़े ही रखूँगा। तब क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से कार्बन से अपना पीछा छुड़ा रहा है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कार्बन से अपना पीछा छुड़ा रहा है। अब जैसे ही कार्बन से पीछा छुड़ा है तो कार्बन पर आ गया पॉजिटिव और ऑक्सीजन लेके भाग गया इसके इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन कार्बन श्रृंखला भैया जो है वो घूम रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन दे दो, कोई इलेक्ट्रॉन दे दो। यहाँ पे क्लोरीन चुपचाप बैठा सारी की सारी प्रक्रिया देख रहा है। इसने बोलना है कि यार पैसे भी घूम ही रहे हैं, नेगेटिव चार्ज लेके घूम रहे हैं, सुरक्षित नहीं है, चलो कोई ना, हमें हाइड्रोजन नहीं मिला, फॉस्फोरस नहीं मिला तो कोई ना, अब ये कार्बन से हमें काम चलाना पड़ेगा। तो क्या बन गया हमारे पास, एक हेल्किल हेलाइड बन के तैयार है और दूसरा OH PCl ये भी तैयार है। ओके, फिर से भैया के पास में लोन पेयर तो पड़े ही हैं। फिर से इसको लालच आएगा, फिर से अभिक्रिया होगी, फिर से लालच आएगा, फिर से अभिक्रिया होगी, यानी कि एंड में हमारे पास 3 एल्किल हेलाइड प्राप्त हो जाएंगे। और इस तरह से जो इसके पास से है वो सारे के सारे जो क्लोरीन निकल जाएंगे। ओके, एल्किल हेलाइड प्राप्त होते रहेंगे और जो है हमारे पास सारे के सारे जो क्लोरीन बाहर निकलते जाएंगे। अब हमारे को क्या करना है कि ऐसे जो हमारे पास फास्फोरस अम्ल है वो भी इस तरह से लेने हैं और वो भी इस तरह से लेने हैं। हमारे पास क्या बचेगा इस तरफ और क्या बचेगा इस तरफ। अब क्या करते हैं हम, इस अभिक्रिया को हमने पहली स्टेप समझ ली, बाकी की स्टेप भी सारी ऐसे ऐसे होती जानी है। यहाँ से क्लोरीन निकलते जाना है और यहाँ पे हाइड्रोजन को हम संतुलित कर देंगे। अब क्या करना है कि अब हमारे पास जो है वो हमारे पास एल्किल हेलाइड 3 बनाने हैं। यदि हमारे को 3 एल्किल हेलाइड बनाने हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 जो है वो एल्किल समूह लेंगे। ओके, इसमें क्या करेगा, अब मैं आपको बता ही देती हूँ फिर से क्या होना है। फिर से होना है यहाँ से नया ROS समूह आना है, फिर से जुड़ना है, क्लोरीन को बाहर निकालना है और इसके साथ में क्लोरीन के साथ में ये जुड़ जाना है। फिर से क्या होगा, फिर से OH जुड़ जाएगा, यानी कि लास्ट में जो जाते जाते अभिक्रिया बनेगी जब तीनों समूह जुड़ जाएंगे। ओके, तीनों समूह जुड़ जाएंगे, एक मिनट, तो वो ही अभिक्रिया होनी है, RCl लेकर निकल जाएगा। लेकिन इस भैया को फिर भी जो है वो ईमान नहीं है, इसने फास्फोरस ने एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन रख लिया, एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन इधर रख लिया। ओके, दो लोन पेयर के साथ में फिर से एक क्लोरीन बचा है, फिर भी ईमान नहीं आ रहा है, बोल रहा कि मैं तो इतनी ही बड़ी श्रृंखला लेके घूमूंगा और अम्ल बनाऊंगा, अभिक्रिया करवाऊंगा और खुद को स्थायी करूंगा। तो फिर से एक इसमें जो है वो फिर से क्या करेगा, ये जो है वो फिर से एक ROH अभिक्रिया में आएगा, क्योंकि हमने 3 ROH लिए, हमने 3 ROH को पूर्ण करना है, एक ही ले लिया, एक ही ले लिया, एक ऊपर ले लिया। ओके, 3 ROH को जो है वो पूरा एल्कोहल समूह को तीनों को पूरा करना है कंप्लीट। फिर से लालच आ गया, नहीं 2 ऑक्सीजन से मेरा पेट नहीं भर रहा, तू भी आ जा। तीसरे को बुला लिया, क्लोरीन निकला तो हमारे पास क्या बनेगा मेन में, 3RCl OH POH और OH। यदि हम डायरेक्ट देखें तो ये संरचना जो फॉस्फोरिक अम्ल की होगी, क्या बन रहा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम H3PO3। 3 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन है और एक जो है वो क्या है, फॉस्फोरस है। तो क्या हो गया, फॉस्फोरस अम्ल हो गया। ये अभिक्रिया जी थी वो केवल और केवल समझने के लिए थी। अब जो हम अभिक्रिया समझ ली हमने अभिक्रिया, अब हम इसका डायरेक्ट एग्जाम में कैसे लिखना है, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें। क्या है कि समझेंगे नहीं तो फिर आएगा कैसे, यदि दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया ऐसे ऐसे होनी है, तो यदि एग्जाम में याद भी नहीं आ रहा है कि PCl3 में कौन सा हमारे को अम्ल बनाना है, कौन सा क्या करना है, तो बस डायरेक्ट करना है, अभिक्रिया लिखनी है, फॉस्फोरस लेना है और हमें अपना जो मैम ने तरीका बताया उस तरीके से इसका अमल निकाल देना है। ओके, तो क्या लिखते हैं हम, 3ROH ले लिया हमने, 3ROH ले लिए। ओके, 3 डायरेक्ट ही लिख देते हैं, 3ROH ले लिए। हमारे पास PCl भी बचा हुआ है, P के साथ में हमारे पास कितने बचे हुए हैं, 3 Cl बचे होंगे।
यहाँ से जो वो ये बाहर निकल जाएगा। ओके, बाहर निकल गया, ये बिक्रिया है। तो हमारे पास क्या होगा, जो 3 RCl बनेंगे प्लस H3PO3 बनेगा। और जो ये H3PO3 दिया हुआ वो ही क्या है, फास्फोरिक अम्ल है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या दिया हुआ हमें, फास्फोरिक अम्ल। अगर एग्जाम में कोई भी अभिक्रिया बना रहे हो तो उसके नीचे जो हमें रिएजेंट बने ना, और जो मतलब जो रिएजेंट लिए और जो उत्पाद बने, जो प्रोडक्ट बने, उनके नाम जरूर लिखें, याद रखें, नाम जरूर लिखें। ऐसे अभिक्रिया को नहीं छोड़ें, डायरेक्ट जो एग्जामिनर पर डायरेक्ट इफेक्ट होगा। नाम साथ साथ में जरूर लिख दें। जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको बोर्ड की जो बुक जो है उसमें हम बुलेट में कैसे क्वेश्चन एंड आंसर देंगे हम वो भी आपको बताएंगे। क्योंकि जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो उस पर भी बनाएंगे कि कैसे हमें जो है वो हमारे को जो है इसमें बोर्ड में हमें क्वेश्चन पुट करने आते हैं। यदि आंसर ज़्यादा आ रहा हो कम आ रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर जितना आ रहा हो यदि हम अच्छे से लिखेंगे तो हमारे अच्छे मार्क्स ही आएंगे। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा। ओके, अब हमारे पास जो है वो एक ही अभिक्रिया बची है एल्कोहल से। चलो PCl5 भी देख लेते हैं। वो भी सेम टू सेम, कुछ नहीं करना, बस फास्फोरस के साथ में जोड़ते जाना है, वही अभिक्रिया करना है, कोई भी ज़्यादा वो नहीं है। तो ले लेते हैं, चलो हमने ले लिया। पर इसमें याद रखना उसमें PCl3 है ना, तो हमने 3 एल्कोहल लेने हैं। लेकिन PCl5 है ना, उसमें हमें एक ही एल्कोहल लेना है, एक ही एल्कोहल लेना है। अब हम इसी से अभिक्रिया बना देंगे। इसमें एक ही एल्किल हैलाइड बनेगा। 3 वाले में 3 बनेंगे, लेकिन 5 वाले में जो वो एक ही एल्किल हैलाइड बनेगा। ओके, तो इसमें एक तो एल्किल हैलाइड बन जाएगा। PCl5 है, एक क्लोरीन ये बच गया, OH बचा हुआ है, अभी भी P बचा हुआ और Cl जो है 4 बचा हुआ है। ओके, प्लस हम क्या करेंगे, एक HCl निकाल देंगे। HCl निकाल दिया। अब हमारे पास P फास्फोरस बचा हुआ, ऑक्सीजन बचा हुआ और फिर भी 3 जो है वो हेलोजन समूह बचे हुए हैं। तो कोई नहीं, POCl3 निकाल दिया। ये कौन सा होगा, फोस्फोनिल अम्ल। ओके, कौन सा एसिड हो गया, फॉस्फोनिल एसिड हो गया। इस तरह से यदि मैंने बताया कि यदि हमें ब्रोमीन और जो एल्किल ब्रोमीन और एल्किन आयोडाइड बनाना है तो हम क्या करेंगे, एल्किल ब्रोमीन और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लाल फास्फोरस की उपस्थिति लेंगे। ओके, हेलोजन समूह लेंगे। कौन सा हेलोजन समूह लेना है हमें, X2 = Br2 या I2 लेना है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ दिया, एल्किल हैलाइड बन जाना है, यानी कि RBr या फिर RI बन जाना है, प्लस क्या बन जाना है, वही H3PO3 बन जाना है। ओके, सेम अभिक्रिया, कुछ भी नहीं करना, बस वही अभिक्रिया। अब हम जो एक मोस्ट और इम्पोर्टेंट यानी कि वेरी 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 मोस्ट अभिक्रिया करने वाले हैं, जो कि नाम से अभिक्रिया है। जितनी भी टॉपिक में नाम से अभिक्रिया होंगी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो जितनी भी बिक्रियाँ होंगी नाम से, वो लास्ट के अंदर जो है वो एक अलग सी वीडियो में भी बता दूंगी कि आपको ढूंढनी नहीं पड़े। लेकिन जो नाम से बिक्रियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। चलो अभिक्रिया देखते हैं, डार्जन अभिक्रिया। ओके, डार्जन अभिक्रिया में क्या कराएंगे हम, जो एल्कोहल है उसकी अभिक्रिया जो हम थायोनिल क्लोराइड से करवाएंगे। ओके, तो क्या लिखेंगे, एल्कोहल की अभिक्रिया। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर वही बात है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं। ओके, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, वही जो है वो एल्कोहल ले लिया,
थायोनाइल क्लोराइड ले लेंगे और फिर इसकी जो हम अभिक्रिया करवा देंगे। ओके, थायोनाइल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 होता है, SOCl2। एक और बात याद रखनी है कि इस अभिक्रिया में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लिखनी है कि इस अभिक्रिया में जो थायोनाइल क्लोराइड है हम उस पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएंगे। ओके, पिरिडीन की उपस्थिति में करवाएंगे। पिरिडीन कौन सा होता है पता है ना, कि जो बेंजीन जैसी संरचना होती है ना और उस पर नाइट्रोजन समूह जुड़ा होता है, ऐसी संरचना होती है पिरिडीन की। यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। ओके, ये होता है पिरिडीन। यहाँ पे नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, यानी कि बेंजीन संरचना के अंदर यदि हम जो है वो नाइट्रोजन को घुसा देते हैं तो वो क्या होता है, पिरिडीन होता है। तो हम यहाँ पे पिरिडीन लेंगे। ओके, जो डार्जन अभिक्रिया है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि थायोनाइल क्लोराइड अम्ल लेना है, पिरिडीन लेना है, अभिक्रिया करवानी है, RCl जो है वो बना देना है, प्लस SO2 गैस को बाहर निकाल देना है, प्लस HCl बाहर निकाल देना है। ओके, हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल बनेगा, SO2 गैस बनेगी, RCl बनेगा, एल्किल हैलाइड। हमें एल्किल हैलाइड से ही मतलब है। अब जो ये अभिक्रिया है इसमें हमें जो है वो एक लवण प्राप्त होता है। ओके, जो पिरिडीन और जो क्लोरीन है वो आपस में, जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो क्या करता है कि पिरिडीन को हम क्यों डालते हैं, क्योंकि पिरिडीन जो ये हाइड्रोजन क्लोराइड अम्ल है इसको अपने अंदर घोल लेता है। SO2 गैस तो बाहर निकल जाती है, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड और RCl अभी भी एक साथ ही पड़े हैं। ये बने हुए अलग अलग बॉन्ड से लेकिन एक ही साथ पड़े हैं। तो हमें क्या करना है, इस जो हाइड्रोजन क्लोराइड है इसको पिरिडीन डालते हैं, इससे क्या होगा, ये पिरिडीन में घुल जाएगा और इसके साथ में अपना एक लवण बना लेगा और हमें एल्किल हैलाइड अलग से प्राप्त होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट होता है पिरिडीनियम क्लोराइड। तो उसकी संरचना देखते हैं हम। तो हमने क्या लिया कि C2H5 ले लिया पिरिडीन। ओके, यहाँ पे ऊपर लिख देना कि जो एल्कोहल की अभिक्रिया हम SOCl2 के साथ में पिरिडीन की उपस्थिति में करा रहे हैं, हमने उत्प्रेरक जो पिरिडीन लिया है। तो हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड हमने अम्ल ले लिया है और क्या बनेगा, C5H5 और यहाँ पे जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो क्या बनेगा, NaCl, यानी कि यहाँ पे जो है NH पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ये जो पॉजिटिव नेगेटिव यदि किसी एक ही यौगिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं तो वो होता है लवण हो जाता है। ओके, एक लवण का काम करता है। तो ये क्या हो जाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड हो जाएगा, पिरिडीनियम क्लोराइड हो जाएगा। ओके, तो हमने इतना पढ़ लिया है। डार्जन अभिक्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। कुछ भी नहीं करना है, डार्जन है तो थायोनाइल लेना है। ओके, डार्जन है तो थायोनाइल लेना है, पिरिडीन लेना है और अभिक्रिया करवा देनी है, लवण बना देना है और एल्किल हैलाइड बना देना है। अब हम इसमें करेंगे अगले वाली हुंसडीगर अभिक्रिया। हुंसडीगर अभिक्रिया में क्या करेंगे, हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण लेंगे और उसकी अभिक्रिया करवाएंगे। उसके बाद में हम हेलोजन विनिमय अभिक्रिया कराएंगे। बस 2-3 अभिक्रिया हो रहा है जो हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। उसके बाद में हम जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी, आगे जो यौगिक बनेंगे, हेलो एरिन पढ़ेंगे। टॉपिक बहुत लंबा चलने वाला है तो वीडियो के साथ में बने रहिएगा। आगे जो टॉपिक करवाऊंगी वो साथ साथ में नोट्स ज़रूर तैयार करिए। वीडियो के साथ में नोट्स जो है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना। नोट्स अच्छे से तैयार करने, एग्ज़ाम में आपको बहुत आसानी होगी पढ़ने में और पढ़ने का जो मज़ा भी आएगा। ओके, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। लास्ट बार बोल रही हूँ, बीच में कहीं पर भी नहीं बोला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे बाकी के बच्चों को भी फ़ायदा हो। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ हर एक बच्चा जो वो दो को शेयर जरूर कीजिएगा जिससे बाकी बच्चों का भी जो है वो नोट्स मिले, अच्छे नोट्स मिले और कोरोना काल में हर बच्चे की जो वो अच्छी से अच्छी एजुकेशन मिले, यही हमारी सोच। ओके, तो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।